आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म रेड 2 की। रेड आई थी, उसकी सीक्वल है ये, अजय देवगन स्टारर फिल्म है। कैसी है रेड 2? रेड 2 एंटरटेनिंग फिल्म है, कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म है। ज़्यादातर जो हिस्सा इस फिल्म का है वो आपको संतुष्ट करता है, कोई आपको इससे शिकायत नहीं महसूस होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके जो डायलॉग्स हैं और इसका जो ह्यूमर है, इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया देते हो। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा फिल्म का वो भी है, लेकिन वो इतना ज़रूरी हिस्सा है कि वहाँ पे फिल्म गलती करती है और वो आपको बहुत अखरता है। उस पर हम बात करेंगे। फिल्म की कहानी 1989 से शुरू होती है, राजस्थान में खुलती है। वहाँ आप कलरफुल सिंगारे हुए से ऊँट देखते हो, रेतीले टीले हैं, उनके बीच में एक राजा का किला है, उसमें एक रेड पड़ रही है, ओपनिंग सीन होता है। इस रेड के सेंटर में है IRS का डिप्टी कमिश्नर अमेय पटनायक, जिसको अजय देवगन ने प्ले किया है। अमेय पटनायक की एंट्री होती है। अमेय पटनायक और आप देखते हो, और पहली रेड के मुकाबले और भी ज़्यादा वो औसत इंडियन मेल लगने लगा है। और कुछ कुछ उड़िया रूट्स ज़्यादा उसके उभर के आने लगे, अगर मैं मानना चाहें कि उनका उड़िया रूट है। चेक्स की शर्ट्स, वाइट ब्लू की रेंज में, बाहें ऊपर की और तह की हुई कोहनी तक, प्लीट वाली पैंट्स, उनकी वो टिपिकल लेदर की चप्पलें, और राजस्थान में रहते हुए और भी ज़्यादा भुन सी गई त्वचा, रूखे और सफ़ेद हो चुके होंठ। लेकिन अब अमेय है वो इन सब फिज़िकल अपीयरेंसेस के इतर भी काफ़ी बदल चुका है। अमेय पर रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम है, जो सरप्राइजिंग है। हमको दिखाया जाता है कि उसने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत भी मांगी है और वो ईमानदारी की ज़िंदगी से उकता चुका है। लेकिन हम अब भी इस तथ्य को बड़ा संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच बात है कि वो एक ईमानदार आदमी नहीं रहा है। और इस सच का पता सिर्फ या तो अमेय को है या उस ऑपरेशन को लीड कर रहे उनके जूनियर ऑफिसर महंत को है। खैर, अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस घटना के बाद में, और जिस जगह ट्रांसफ़र किया जाता है उस जगह का नाम होता है भोज। तो कार में पत्नी मालिनी, जिसे वाणी कपूर ने प्ले किया, और पापा के ट्रांसफ़र के चलते दोस्त नहीं बना पा रही बिटिया के साथ, वो जा रहे हैं। नगर सीमा पर भोज के पहुंचते हैं और वहाँ पे गरीब जन पार्टी के बड़े से बैनर्स लगे हुए हैं, उनमें हाथ जोड़े एक आदमी खड़ा नज़र आता है। सज्जन सा लगने वाला पुरुष है, और बाद में पता चलता है उस पुरुष का नाम दादा भाई, केंद्रीय मंत्री दादा मनोहर भाई, इसको रितेश देशमुख ने प्ले किया है। आगे अमेय और दादा भाई का रॉयल रंबल आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? कई सवाल होते हैं, कई जवाब मिलते हैं, कई छापे मिलते हैं, और कई झंझावात हैं जो किरदारों की ज़िंदगी में आते हैं। ये आगे की कथा है। क्रिस नोलन की 2006 में फिल्म आई थी द प्रेस्टीज। 2 जादूगरों की कहानी थी, और इसमें थी एक अवाक कर जाने वाली ट्रिक, जिसे देखो तो भरोसा न हो कि कोई जादूगर भला ये ट्रिक कैसे कर सकता है। बरसों बरस तक लोग उसके बारे में सोचते रह जाते हैं, कोई इतना परफेक्ट इल्यूजन या भ्रम कैसे रच सकता है। कुछ ऐसा ही हमने देखा तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ सुडल द वॉर्टेक्स में, जिसका सीज़न 2 रिसेंटली आया था। उसमें एक बड़ा मशहूर एडवोकेट होता है चेलप्पा, उसकी मौत हो जाती है। उसके कॉटेज के दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, हाथ में गन मिलती है, सिर में गन शॉट वुंड होता है, दीवार पे खून पोता होता है जो इशारा करता है कि ये कंफर्म है कि सुसाइड है। लेकिन असल में एक सुसाइड नहीं होता है, मर्डर होता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये मर्डर आखिर कैसे मुमकिन है, क्योंकि आसपास की सिचुएशंस हैं वो अलाउ नहीं कर सकती कि मर्डर हो सकता है। तो परफेक्ट इल्यूजन है। रेड 2 में भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता इसी परफेक्ट इल्यूजन को खेलते हैं, क्योंकि मुझ दर्शक को ये बहुत भाता है इस प्रकार का इल्यूजन। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब ठीक आपके सामने है, लेकिन आपको खोजना है, और आप खोजते हो, आपको आनंद आता है। फिल्म में अमेय और दादा भाई भी एक दूसरे को यही खोज कर दिखाने की चुनौती देते हैं, और वो चुनौती दर्शक की भी होती है। दादा भाई एक नाकाम छापेमारी के बाद अमेय से कहता है कि 4 चीज़ें आपकी नज़र में आई, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। अब 5वीं और सबसे बड़ी चीज़ आपकी आंख के सामने है और आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे। उसके बाद अमेय एक सीन में उनसे दोबारा कहता है पलट के, आज के बाद सब तुम्हारी नज़रों के सामने होगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव, करण व्यास की राइटिंग इस दावे को सरप्राइजिंगली खरा उतार कर दिखाती है, आपको हैरान करती है कि जो दावा किरदार के ज़रिए वो करते हैं उसको वाकई में पूरा करते हैं। दर्शक सेटिस्फाई होता है, अस्टॉनिश्ड होता है, आश्चर्यजनक उसको लगता है। राइटिंग में कुछ बहुत प्यारे आनंदित करने वाले पल भी हमको देखने को मिलते हैं फिल्म में।
जैसे एक सीन में अमय बेनामी संपत्तियों की जांच कर रहे होते हैं और एक गांव वाले से वो पूछते हैं कि राम छोटे आप ही हैं, तो वो कहता है कि इस गांव में राम तो बहुत हैं लेकिन छोटे हम ही हैं। या फिर अमित सियाल का पात्र लल्लन है, उसका ये कहना कि दादा भाई हम दिन की वो इग्नोर की हुई सब्जी हैं जो रात में सस्ते में, जिसे वो बोलता नहीं है, बिक जाती है। तो बड़ा रस लेकर लिखे गए संवाद हैं। संवाद प्रधान फिल्में हम देखते चले आए जिनके डायलॉग्स को हम थिएटर से निकलने पे याद रखा करते थे। कुछ कुछ उस दौर का एक मीठा रिमाइंडर रेड 2 लगती है, जो जैसी फिल्में आजकल काफ़ी कम हो चुकी हैं। ये फिल्म कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांत कोश मूलो दंड का उल्लेख एक से अधिक बार करती है। इसका अर्थ होता है राजकोष ही राज्य प्रशासन का मेरुदंड है, आधार है, और ये भारतीय राजस्व सेवाओं का आदर्श वाक्य भी है। वात्स्यायन ने कामशास्त्र लिखते हुए इस अर्थशास्त्र को ही अपना पथ प्रदर्शक ग्रंथ बनाया था। और फिल्म में एक ट्रिब्यूट या वस्तुस्थिति कामशास्त्र की भी दिखती है जब जैस्मिन सैंडलस की आवाज़ में तमन्ना भाटिया का कामुक नृत्य आता है और वे गाती हैं नशा जदों करना है ते मेरा कर सोनिया। इसमें एक जगह जानी लिखते हैं कि हाँ हूँ मैं सारी की सारी तेरी। एक लिहाज से अर्थ और काम का मेल यहाँ दिखता है। अमित त्रिवेदी ने बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है। उनका बड़ा लाउड इंगेजिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक पूरी कहानी के साथ साथ दर्शक के मूड को भी पेशी बनाए रखता है। अजय देवगन और रितेश देशमुख अपने ताकतवर कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करते हैं, लेकिन दूसरे एक्टर्स के करिश्मे के बिना ऐसा नहीं हो पाता है, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। अमित सियाल का कैरेक्टर है चरण चुंबक ललन सुधीर। उनकी एंट्री फिल्म की सबसे कामयाब एंट्री है और वो तब आती है जब हीरो अमय डाउन होता है और दर्शक भी हताश हो चुका होता है, जीत का दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा होता है। तब वो लंका के हनुमान की तरह आते हैं और ये भी एक दुविधा दर्शक के बीच लेकर आते हैं कि क्या उनका कैरेक्टर बुरा है या अच्छा है, जो आगे हमको पता चलता है। उसी तरह वकील गहलोत के रोल में यशपाल शर्मा की एंट्री भी जोश लाती है, नई जान लेकर आती है सेकेंड हाफ में। एक फिल्म आई थी इमाम दस्ता, उसमें एक मेहमान और कुछ कुछ संदिग्ध आतंकी महमूद आलम बने कॉमिक एक्टर राजू पांडे एक फ्रेम के लिए आते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर के रोल में, और उनको देख के मन खुश हो जाता है क्योंकि उस फिल्म की ऐसे रेफरेंसेस है। वो एक अमेजिंग कॉमेडी फिल्म थी। अमय पटनायक के सबसे विश्वस्त युवा इनकम टैक्स ऑफिसर महंत के रोल में एक्टर नवनीत रंग का ध्यान खींचते हैं। उनका कैरेक्टर अमय के साथ यूँ एम्बेडेड होता है इस फिल्म के अंदर कि उसके बिना अमय का काम नहीं चलता है, और ऐसा लगता है कि रेड 3 अगर बनी तो फिर एक वो कंसिस्टेंसी उस फिल्म में होंगे। अमय की फ़ैन और आयकर अधिकारी गीता के रोल में श्रुति पांडे हंसाती हैं और याद रहती हैं। तो एक्टर्स का एक बड़ा युक्ति संगत ढंग से इस्तेमाल डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता करते हैं। सेकेंड हाफ में यशपाल शर्मा और अमित सियाल का आना इसका बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है और क्षण होता है। अगर फिल्म के बेस्ट मोमेंट की बात करें तो वो तब होता है जब अमय की टीम को भीड़ घेर लेती है और मार ही डालने वाली होती है। ऐसे में वो रेड में बरामद अपार पैसा लेके बाहर कैसे निकलें, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो हमें एक ट्रिक लगाते हैं और जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो भरपूर साउंड और बीस्ट किशोर कुमार की कमांडिंग और मादक आवाज़ में गाना आता है, पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। और ये गीत जब आता है तो सीट पर ठिठक कर आप आनंदित होने लगते हैं और आपके दिमाग के कोने में कर्ज फिल्म के ऋषि कपूर भड़कती गोल्डन ड्रेस में और टैंग टैंग नाच रहे होते हैं। फिल्म में एक दो ऐसे हाई पॉइंट और हैं। ये एक मल्टीपल हाई पॉइंट्स और मल्टीपल रेड सीक्वेंसेस और मल्टीपल ट्रिक्स वाली फिल्म है और ये हमें इस लिहाज से भरपूर भोजन देती है। अंत में आते हैं अंत की तरफ। अंत में जो माँ वाला कार्ड फिल्म के राइटर्स खेलते हैं, जिसमें दादा भाई की माँ आती हैं और कुछ इमोशनल बातें बोलती है, वो पूरा जो सीक्वेंस होता है जो कि फिल्म का क्लाइमैक्स है, वो क्या करता है कि अब तक फिल्म द्वारा जो एंटिसिपेशन और गुडविल की हवा दर्शक के गुब्बारे में भरी गई होती है उसको निकाल देता है। इस पल में दर्शकों के साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा एल्बर्ट लेमुरिस की 1956 में आई फ्रेंच मूवी फैंटेसी शॉर्ट द रेड बलून में प्यारे बच्चे पास्कल के साथ होता है, जिस सुंदर मन भाव लाल गुब्बारे को लेकर वो इस 35 मिनट की फिल्म में अधिकतर समय तक घूम रहा होता है। उसे अंत में पेरिस की सड़कों पर वहाँ के दुष्ट बच्चे घेर लेते हैं और उसका गुब्बारा फोड़ देते हैं। रेड 2 के दर्शकों के मुंह से श्वास यूं ही बरबस निकल जाता है जब वे जान चुके होते हैं कि दिस इज़ वेयर द प्लेजर एंड्स। द रेड बलून फिल्म में कुछ ऐसा मैजिकल सा बाद में हो जाता है जो पास्कल को 10 गुना खुशी देके चला जाता है, लेकिन रेड 2 में ऐसा शायद अंत में नहीं होता है। हाँ, रेड 3 का एक टीज़ आपको मिलता है जिसमें अमय के दो दुश्मन हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो प्लेजर नाकाफ़ी साबित होता है।
रेड 2 के मेकर्स का एक ही अक्षम्य अपराध है और वो है कि फिल्म के तमाम एंटिसिपेशन को एक बहुत ही बुरा अंत देना, उस परफेक्ट इल्यूजन को परफेक्ट तरीके से मार देना। केओस वॉकिंग नाम की एक बड़ी दमदार फिक्शन से भरी ट्रिलॉजी है, उसे लिखा था पैट्रिक नेस ने। पैट्रिक नेस ने कहा था कि आप पाठक को क्लाइमैक्स में कैसे छोड़ के जाते हो ये बहुत मायने रखता है। उसे मैं क्लाइमैक्स नहीं एग्जिट फीलिंग कहता हूँ। पैट्रिक यहाँ कहना चाहते हैं एग्जिट फीलिंग्स का मतलब है कि कहानी से बाहर निकलते समय दर्शक का मनोभाव क्या होता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण मनोभाव होता है। तो ये एक नाकामी फिल्म की रहती है, ये बात यहीं तक। बाकी आप ये फिल्म ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा, और ऑल इन ऑल ये एक अच्छी फिल्म है, आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसका क्लाइमैक्स अच्छा होता तो ये फिल्म बहुत शानदार फिल्म साबित हो सकती थी। शुक्रिया।